अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 ख़त्म किया था, जो कि माइक्रो का आखिरी टॉपिक था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that deals the economy as a whole। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो इकोनॉमी को एज अ होल डील करेगी। ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न्ड नहीं होगी कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं या किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इकोनॉमी को कंप्लीटली डील करेगी कि ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड पॉलिसी, इन सब के क्या इम्पैक्ट्स होंगे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, इन्हें जो ब्रांच डील करेगी दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced within geographical boundaries of a country in 1 year। एक साल के अरसे में किसी मुल्क की सरहदों के अंदर अंदर जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास आएगा जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम कौमी पैदावार, खाम मुल्की पैदावार। इनफैक्ट कि आपके मुल्क के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, दो ही तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, एक होती है गुड्स और एक होती है सर्विसेज। तो तब जितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं मुल्क की सरहदों के अंदर अंदर, शर्त यह है विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं सबकी वैल्यू ले लें, प्लस जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी भी वैल्यू ले लें एक साल के अरसे में, उन्हें ऐड कर लें तो हमारे पास जो चीज़ आएगी दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन सेकंड वन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या करेंगे बेसिकली, द टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि जीडीपी के अंदर, जीडीपी है आपकी पैदावार जो मुल्क की सरहदों के अंदर हुई है, लेकिन हमारी फर्म्स दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्ट करती हैं तो वो कमा के पैसा अपने मुल्क को भेजेंगी, और बाहर की जो फर्म्स हमारे मुल्क में आके प्रोडक्शन कर रही हैं वो पैसा कमा के यहाँ से बाहर भेजेंगी। इन दोनों का गैप ले लें, जो पाकिस्तानियों ने बाहर के मुल्क में रह के कमाया और जो गैर मुल्कियों ने यहाँ रह के कमाया, इन दोनों का गैप ले लें, इन दोनों को माइनस कर लें, वो कहलाएगी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी के अंदर इसे ऐड कर दें तो आपका बन जाएगा जीएनपी। ये बेसिकली आपके मुल्क के शहरियों ने एक साल के अरसे में जो कुछ कमाया है दैट इज कॉल्ड जीएनपी। जीडीपी जो सरहदों के अंदर प्रोड्यूस हुआ,
उसमें जो हमारे लोगों ने बाहर से कमाया ऐड कर देंगे और जो बाहर के लोगों ने हमारे मुल्क से कमा के भेजा वो माइनस कर देंगे, तो कहलाएगा आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल वर्ड्स में जीएनपी इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by nationals of a country in 1 year। बेसिकली किसी मुल्क के शहरियों ने जो कमाया है एक साल के अरसे में वो कहलाएगा आपका जीएनपी। सिंपली पहले जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो आपके पास आता है जीएनपी। दैट कम्स नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP। The GNP reduced by an implied charge for decrease in value of capital assets, that is called NNP। पूरा साल मुल्क के अंदर प्रोडक्शन हुई है, मुल्क के असासे इस्तेमाल हुए हैं, लैंड इस्तेमाल हुई है, तो आपने रॉ मटेरियल यूज किए, अंडरग्राउंड जो मिनरल्स थे उन्हें बाहर निकाल लिया, जारी बात है अंडरग्राउंड मिनरल्स की वैल्यू में कमी आ जाएगी। इसी तरह जो कैपिटल है, जो कैपिटल एसेट्स है, मशीनरी है, उसे पूरा साल इस्तेमाल किया है, तो घिसने की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से मशीनों की वैल्यू में कमी आई होगी। ये जो एसेट को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जिसे हम कह रहे हैं चार्ज फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को माइनस कर देना है तो आपके पास आ जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो एनएनपी का फार्मूला है जीएनपी माइनस चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। जो मुल्क के प्रोडक्टिव एसेट्स हैं वो एक साल के अरसे में कितने डेप्रिशिएट हुए हैं वो माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, खालस कौमी पैदावार। देन कम्स पर कैपिटा इनकम, कि आपके मुल्क के हर आदमी ने, हर शहरी ने एक साल के अरसे में ऑन एवरेज कितनी अर्निंग की है, कितनी प्रोडक्शन की है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। करेंगे क्या, जीडीपी को डिवाइड कर देंगे अपने मुल्क की आबादी के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। ये एवरेज इनकम है, बहुत ग्रॉस सी फिगर है कि पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, तो पाकिस्तान के जीडीपी को 22 करोड़ पे डिवाइड करेंगे तो ऑन एवरेज इनकम आ जाएगी कि आपके मुल्क के हर शहरी ने कितना कमाया है ऑन एवरेज। इसमें छोटे बच्चे भी आएंगे जो अर्निंग नहीं कर रहे, इसमें वो स्टूडेंट्स भी आएंगे जो बिल्कुल अर्निंग नहीं कर रहे, इसमें वो ओल्ड पीपल भी आएंगे, एल्डरली पीपल भी आएंगे जो अर्निंग नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये एवरेज का फार्मूला है कि ऑन एवरेज हर शहरी ने कितना कमाया एक साल में, द एवरेज इनकम earned by each resident national of a country in 1 year। एक साल के अरसे में आपके मुल्क के हर शहरी ने कितना कमाया, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा। दैट कम्स पर्सनल इनकम, the income received by a person
सर्विसेज ownership of assets or assuming risk. किसी पर्सन ने जो इनकम वसूल की है तीन वजूहात पे, एक कि वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तो सारी बातों से इनकम आएगी, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। या किसी बंदे को इनकम मिलती है ओनरशिप ऑफ एसेट्स की वजह से, कि उसके पास कुछ असासे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने अपना घर किराए पे दे रखा है, मार्केट किराए पे दे रखी है, तो उससे जो इनकम आएगी वो भी पर्सनल इनकम। या टेकिंग रिस्क, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने की वजह से जो इनकम उसको मिलेगी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल इनकम। देन कम्स डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, DPI, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस एंड डिडक्शंस। जो इनकम हमें मिलती है पर्सनल इनकम, ये मुकम्मल हमें रिसीव नहीं होती खर्च करने के लिए। वजह क्या है? इसमें से हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है इनकम टैक्स की फॉर्म में। इसी तरह कुछ और डिडक्शंस भी होती हैं जो किसी पर्सन की इनकम से डिडक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ग्रुप इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, बेनोवलेट फंड, ये वो पैसे हैं जो आपको वापस नहीं मिलने। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस और डिडक्शंस हैं जो पर्सनल इनकम से माइनस कर देंगे, तो फिर जो इनकम बचेगी दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ऐसी इनकम जिसे आप खर्च कर सकते हैं, जो आपके डिस्पोजल पे है। इसे अकाउंटिंग की टर्म में या एक लेमन लैंग्वेज में टेक होम सैलरी भी कहते हैं, कि एक सैलरी वो है जो आपको वैसे मिलती है कागज़ों में, लेकिन उसे आप खर्च नहीं कर सकते जब तक उसमें से टैक्स माइनस ना हो जाए। सो टैक्स माइनस करने के बाद जो इनकम बचेगी दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, टेक होम सैलरी। ये कुछ डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 6। देन कम्स हाउ टू कैलकुलेट द GDP। GDP कैलकुलेट कैसे करना है आपने? Calculation of GDP. How to calculate the national income or GDP? अपनी कौमी आमदनी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? मल्टीपल मेथड्स हैं। पहला कहलाता है प्रोडक्ट अप्रोच। या आउटपुट अप्रोच, कि आपके मुल्क में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसकी मार्केट प्राइस ले लें। हर शय बन के मार्केट में ही आती है, तो जब चीज़ें मार्केट में आ जाएंगी उनकी मार्केट प्राइस ले लें और उन सबको ऐड कर लें तो आपके पास GDP निकल आएगा। सो GDP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस value of goods produced by secondary sector plus value of services produced by tertiary sector। किसी भी इकोनॉमी के अंदर टोटल 3 ही सेक्टर्स होते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो है
जो नेचर के साथ रिलेटेड है। एग्रीकल्चर, इसमें किसी भी तरह की फार्मिंग आ जाएगी, क्रॉप फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एक्सेट्रा। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें एक पार्टी कोई पर्सन होता है और एक पार्टी नेचर होती है, कि आप नेचर के साथ रिलेटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इन सब ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी मार्केट प्राइस लेके ऐड कर लें। तमाम वीट की मार्केट प्राइस ऐड कर लें, तमाम कॉटन की मार्केट प्राइस ऐड कर लें, तमाम कॉर्न की मार्केट प्राइस ऐड कर लें, कॉपर की, गोल्ड की, आयरन की, फिश की, पोल्ट्री की, सबकी मार्केट प्राइस ऐड कर लें। प्लस सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मेनली इसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी आती है आपकी कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग वो बिजनेस है जो रॉ मटेरियल लेगा, प्रोडक्ट्स लेगा और उनको प्रोसेस करके या मिक्स करके या आपस में ज्वाइन करके कोई नई चीज बना देगा, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल, फ्लोर मिल, जूट मिल, राइस फैक्ट्री, कोई भी सेक्टर, ऑयल रिफाइनरी, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल लेके उसे कन्वर्ट करती है किसी और शक्ल में, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन जो तामीरात से मुतल्लिक है, कंस्ट्रक्शन भी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। क्यों? ये भी रॉ मटेरियल ही लेते हैं, सीमेंट, आयरन, वुड, मार्बल, स्टोन, सैंड, और उसे कन्वर्ट करते हैं बिल्डिंग के अंदर। फ़र्क क्या है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर आमतौर पर डील करता है इमूवेबल एसेट्स को, ऐसे एसेट्स जो मूव नहीं कर सकते। बिल्डिंग हो गई, प्लाजा हो गया, हाउस हो गया, मार्केट हो गई। जबकि मैन्युफैक्चरिंग ये मूवेबल एसेट्स के साथ होती है बेसिकली एक चीज़। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जो प्रोडक्शन की है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने जो प्रोडक्शन की है उसे ऐड करो। टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर वो है जो खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि दूसरों की प्रोड्यूस की हुई चीज़ को या तो ट्रेड करता है या उसको सर्विसेज देता है, उसको सपोर्ट देता है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। आपकी सारी की सारी ट्रेडिंग, जो ट्रेडर्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैरेज, एटसेट्रा। जो सर्विसेज इन्होंने प्रोड्यूस की हैं और उन सर्विसेज के बदले में इन्होंने कुछ इनकम वसूल की है, उस इनकम को भी ऐड कर लेंगे, वो कहलाएगी वैल्यू सर्विसेज प्रोड्यूस बाय टर्शरी सेक्टर। इन तीनों को ऐड कर लें तो आपके पास जीडीपी बन जाएगा, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के अंदर यही तीन सेक्टर मेनली होते हैं। अब हाउ टू ऐड द वैल्यू, वैल्यू कैसे ऐड करेंगे? व्हीट प्रोड्यूस हुई आपके मुल्क के अंदर 1 kg, वो है 40 रुपीज। फ्लोर मिल वालों ने उस व्हीट को लिया और उसे ग्राइंड करके फ्लोर बना दिया, 1 kg 60 रुपीज। एक बेकरी वाले ने उसी फ्लोर को लिया और ब्रेड प्रोड्यूस कर दी और उसका रेट है 120 रुपीज। तो टोटल जीडीपी आपका हो गया इस 1 kg के अगेंस्ट 220 रुपीज। और ये फिगर गलत है, ये फिगर गलत है। क्यों? व्हीट प्रोड्यूस हुई 40 रुपीज की, फ्लोर मिल वाले ने फ्लोर प्रोड्यूस किया है 60 रुपीज का। इस 60 के अंदर 40 तो वो हैं जो व्हीट के हैं, इसने उस व्हीट को प्रोसेस करके फ्लोर बना दिया, इसकी वैल्यू में इजाफा कितने का हुआ? 20 रुपीज का। इसी तरह बेकरी वाले ने 120 रुपीज की ब्रेड प्रोड्यूस की है, इस 120 में 60 रुपीज तो इस फ्लोर के हैं, बेकरी वाले ने कितना इजाफा किया? 60 रुपीज का।
इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। जब भी कोई पार्टी किसी चीज़ को लेके उसको प्रोसेस करती है, उसे कन्वर्ट करती है, उसे बल्क को छोटी क्वांटिटीज में तकसीम करती है, तो उसे कहते हैं ये वैल्यू ऐड कर रही है, उसकी वैल्यू में कुछ इजाफा कर रही है। वीट को आप खा नहीं सकते वैसे रॉ फॉर्म में नॉर्मली, तो उसे प्रोसेस किया, वैल्यू ऐड कर दी, फ्लोर बना दिया। बेकरी वाले ने क्या किया, उसी फ्लोर को लेकर उसकी ब्रेड बना दी, फिर वैल्यू ऐड कर दी। सो या तो हर लेवल पे जो वैल्यू ऐड हुई है उस वैल्यू को ले लें, तो जीडीपी बन गया 120। सो इस अप्रोच को आप वैल्यू एडेड अप्रोच भी कहते हैं, कि हर लेवल पे जो वैल्यू ऐड हो रही है उस वैल्यू को ऐड कर लें। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप जो ले रही हैं वैल्यू वो ले ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होती हैं जो कंज्यूमर के इस्तेमाल करने के लिए रेडी हैं, जिनको आगे दोबारा प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना, उन्हें कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो या तो आप फाइनल गुड्स ले लें या हर लेवल पे जो वैल्यू ऐड हुई है उस वैल्यू को कंसीडर कर लें। तो दैट अप्रोच इज कॉल्ड प्रोडक्ट अप्रोच, आउटपुट अप्रोच या वैल्यू एडेड अप्रोच। ये पहली अप्रोच है आपकी जीडीपी को कैलकुलेट करने की। इस अप्रोच के ड्रॉबैक्स, कि जो वैल्यू एडेड अप्रोच है या प्रोडक्ट अप्रोच है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहला डबल काउंटिंग, कि जिस तरह हमने ये ऊपर वाली एग्जांपल में देखा कि एक शेयर को आप कई बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है इसके अंदर। बाज इंडस्ट्रीज में तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कॉटन पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री है, एक बड़ी फील्ड है। पहले कॉटन प्रोड्यूस हुई, कॉटन की वैल्यू ऐड कर ली, फिर कॉटन जाएगी जिनिंग मिल के अंदर जो कॉटन को साफ करेगी, उसकी बेल्स बनाएगी। वहां से एक तो कॉटन निकली और एक निकले कॉटन सीड्स, जिसे बनोला बोलते हैं, ऑयल सीड। वो ऑयल सीड गया ऑयल मिल के अंदर और कॉटन निकली जिनिंग मिल से, इन दोनों की वैल्यू ऐड कर ली। फिर कॉटन जिनिंग मिल से निकल गई स्पिनिंग में, स्पिनिंग ने उसका धागा बना दिया, फिर काउंट हो गई। स्पिनिंग से वो धागा गया वीविंग में, जहां वीविंग वालों ने इसको बुन के कपड़ा बना दिया, फिर ऐड हो गई। वीविंग से वो गई डाइंग यूनिट के अंदर, जहां कपड़े के ऊपर डिजाइन बनेगा, कलर वगैरह ऐड होंगे, फिर ऐड हो गई। और डाइंग से वो कपड़ा गया गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जहां उसकी स्टिचिंग करके गारमेंट्स बनाए जाएंगे। सो किसी भी फील्ड के अंदर कई दफा काउंटिंग हो जाती है। सो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम इसमें एग्जिस्ट करता है। दूसरा, omission of value of output kept by producers for personal use। हमारे मुल्क में ज्यादातर फार्मिंग सबसिस्टेंस है, जहां लोग खाली बेचने के लिए फार्मिंग नहीं करते, आउटपुट बेचने के लिए फार्मिंग नहीं करते, बल्कि अपनी ज़ात के लिए भी सब कुछ उसमें से रखते हैं चीज़ें। तो जो आउटपुट किसी पार्टी ने, किसी फार्मर ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए रख लिया, उसकी वैल्यू इसमें ऐड ही नहीं होगी, वो भी मिस हो गया। तीसरा, value of output produced by illegal activities। वो लोग जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल, हॉर्स रेसिंग, इनसे भी जो पैसा प्रोड्यूस होगा वो इकोनॉमी के अंदर ही आएगा, लेकिन वो
इकोनॉमी का हिस्सा तो बनेगा लेकिन वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट deliberately left, deliberately undocumented by producers। आपके प्रोड्यूसर्स जानबूझ के भी अपना आउटपुट कम शो करते हैं। रीजन क्या है कि टैक्स कम देना पड़ेगा। तो वो आउटपुट, उस आउटपुट की वैल्यू भी ओमिट हो जाएगी इसके अंदर से, जो प्रोड्यूसर्स ने डेलिबरेटली शो ही नहीं किया कि हमने प्रोडक्शन की है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें कोई फार्मर आउटपुट प्रोड्यूस तो करता है लेकिन उसे मार्केट में सेल नहीं करता, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए प्रोडक्शन करता है, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो जो आउटपुट फार्मर्स अपनी ज़ात के लिए प्रोड्यूस करेंगे वो मार्केट में आएगा ही नहीं। तो ये कुछ ऐसा आउटपुट है जो इकोनॉमी का हिस्सा तो बनता है आके, लेकिन ये जीडीपी की कैलकुलेशन में नहीं आता। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं आपके आउटपुट अप्रोच के। Then comes the second approach. इनकम अप्रोच कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सब की इनकम को ऐड कर लें तो आपके पास जीडीपी आ जाएगा। सो जीडीपी इज इक्वल टू सम ऑफ इनकम्स जनरेटेड received by all factors of production in one year। कि आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन्होंने एक साल के अरसे में जितनी इनकम रिसीव की है उस इनकम को ऐड कर लें तब भी आपके पास जीडीपी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जीडीपी इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जीडीपी इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड बाय ऑल लैंड, सारी जमीन को जो रेंट मिला है उसे ऐड कर लें, प्लस वेजेस रिसीव्ड बाय लेबर एंड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कि आपकी लेबर ने पूरे साल में जितनी वेजेस वसूल की हैं उन वेजेस को ऐड कर लें और वो इनकम जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों ने जनरेट की है उस इनकम को भी ऐड कर लें। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं जो ना तो लेबर में आते हैं और ना वो आते हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके हेयर ड्रेसर्स, होम ट्यूटर्स, ऐसे डॉक्टर्स जो अपने घरों में ही क्लिनिक बना के बैठे। इसी तरह जो मेजॉरिटी आपके बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये टी स्टॉल वाले हो गए, पान सिगरेट की शॉप वाले हो गए, इस तरह आपके जो छोटे लेवल के रिटेलर्स हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं कि सिंगल पर्सन है और खुद अपने लिए ही काम कर रहा है। प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कैपिटल, आपके मुल्क की मशीनरी को, पैसे को, यानी कि कैपिटल को जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसे ऐड कर लें।
और प्लस प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म्स और प्रोड्यूसर्स, और आपके प्रोड्यूसर्स ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है एक साल में उसे ऐड कर लें, ये भी कहलाएगा आपका जीडीपी। इसके ड्रॉबैक्स, deliberate omission of income by factors of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी इनकम जानबूझ के कम शो करते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े। दूसरा, ओमिटेड ट्रांजैक्शंस। फिर बहुत सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में ही नहीं आती, जिनके बदले में कोई रसीद इशू नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपके गली मोहल्ले के जो डॉक्टर्स हैं वो आमतौर पे आपको कोई रसीद इशू नहीं करते, वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। आपके मेजॉरिटी मिस्त्री मजदूर जो प्रोडक्शन करते हैं उसके अगेंस्ट कोई रसीद इशू नहीं होती। तो जो जिन चीज़ों की रसीद इशू नहीं होगी वो ओमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, और ये आपकी इकॉनमी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनती है। तीसरा, पोटेंशियल इनकम ऑफ सेल्फ सर्विस एक्टिविटीज। वो लोग जो अपने घर के लिए कोई काम खुद कर लेते हैं, अगर किसी और से करवाएं तो जारी बात है उसे पे करना पड़ेगा, किसी की इनकम आएगी। अपने घर का टैप खुद रिपेयर कर लेना, घर के गेट को खुद पेंट कर लेना, गाड़ी की सर्विस खुद कर लेना, उसको वॉश खुद कर लेना, अपनी मोटर बाइक या कार को खुद रिपेयर कर लेना, ये ऐसी सर्विसेज है जिन्हें आप बाहर से करवाएंगे तो पे करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि खुद करनी तो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है। फिर पोटेंशियल इनकम फॉर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड वुमेन, कि आपकी जो हाउस होल्ड वुमेन हैं वो जो काम करती हैं वो वैल्यूएबल है। घर के लिए खाना पकाना, क्लीनिंग, लॉन्ड्री और बहुत सी एक्टिविटीज़। अगर ये काम हम बाहर से करवाएं किसी वर्कर से हमें पे करना पड़ता है, लेकिन चूँकि घर की फीमेल्स करती हैं उन्हें पे नहीं किया जाता कैश फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो वो भी इसके अंदर नहीं आता। फिर इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, जो गैर कानूनी काम है, फॉर एग्जाम्पल स्मगलिंग, इसी तरह ड्रग डीलिंग, रेसिंग, गैम्बलिंग, लिक्वर यानी कि शराब वगैरह, इनसे जो इनकम आती है वो लोग शो नहीं करते। तो ये वो इनकम्स हैं जो ओमिट हो जाएंगी इसके अंदर से। तो इस वजह से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन शायद ठीक ना रहे। ये दूसरी अप्रोच है, इनकम अप्रोच। देन कम्स थर्ड, एक्सपेंडिचर अप्रोच। लोग अपना खर्च, अपनी इनकम छुपा लेते हैं, कम शो कर लेते हैं, लेकिन खर्चा छुपाना मुश्किल होता है। तो करेंगे क्या? इकॉनमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया है उस एक्सपेंडिचर को ऐड कर लें, तब भी आपका जीडीपी आ जाए। जीडीपी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर incurred by all economic agents in one year। जितने भी आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उन्होंने एक साल के खर्चे में जो एक्सपेंस किया है उसे ऐड करना।
क्या क्या आएगा, इकोनॉमिक एजेंट हैं कौन कौन से, आपके कंजप्शन बाय हाउस होल्ड्स, आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने घरों के लिए खर्चा करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन, ये आपका एक इकोनॉमिक एजेंट है। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए खर्चा करते हैं, वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा इकोनॉमिक एजेंट। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट खर्चा करेगी, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। प्लस एक्सपोर्ट्स बाय एक्सपोर्टर्स, आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आउटपुट एक्सपोर्ट करेंगे, और माइनस इंपोर्ट्स बाय इंपोर्टर्स, इंपोर्टर्स बाहर का सामान मुल्क में ला के बेचेंगे, उसे माइनस कर देंगे। अब इनमें फर्क क्या है, एक ही शेयर डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट खरीदेंगे तो वो डिफरेंट हेड में रहेगी। फॉर एग्जांपल एक एसी किसी बंदे ने घर के लिए खरीदा वो कंजप्शन में आएगा, वही एसी किसी बिजनेसमैन ने अपनी फर्म के लिए ऑफिस के लिए खरीदा, इन्वेस्टमेंट में आएगा, वही एसी गवर्नमेंट ने खरीदा अपने किसी ऑफिस में लगाने के लिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो एसी किसी एक्सपोर्टर ने मुल्क से बाहर भेज दिया, इधर आ जाएगा, और अगर वो एसी किसी पर्सन ने बाहर से मंगवा लिया मुल्क के अंदर तो इंपोर्ट में आएगा। सो चीज़ एक ही है, डिपेंड करेगा कि उसको खरीदने की, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करने की जो नीयत है, जो विल है, वो क्या है। सो जीडीपी इज इक्वल टू कंजप्शन स्टैंड को शो करती हैं सी से, इन्वेस्टमेंट को आई से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटल जी से, एक्सपोर्ट को एक्स से और इंपोर्ट को एम से। सो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जीडीपी। इसके भी ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, कि आपके मुल्क में वो इकोनॉमी जिसके अगेंस्ट रसीद इशू नहीं होती, लोग उसको राइटिंग में लेके ही नहीं आते, वो सारे ट्रांजैक्शंस ओमिट हो जाए। दूसरा हिडन इकोनॉमी, जिसे हमने कहा था इलीगल इकोनॉमी, कि लोग इलीगल चीज़ों के ऊपर जो खर्चा करते हैं वो इसमें नहीं आएगा, ओमिट हो जाएगा। तीसरा अंडर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग का मतलब है आपने शेयर खरीदी, उसे डॉक्यूमेंट भी किया, लेकिन उसकी रसीद कम पैसों की बनवा ली। आमतौर पे आपके प्रॉपर्टी सेक्टर में होता है कि लोग जानबूझ के प्लॉट की कीमत पूरी अदा करते हैं, लेकिन सेलर से कहते हैं कि स्टैम्प पेपर कम प्राइस का बना लो ताकि टैक्स कम देना पड़े, दैट इज अंडर इनवॉइसिंग, ये भी मिट हो जाए। फिर पोटेंशियल एक्सपेंडिचर फॉर सेल्फ सर्विस एक्टिविटीज, कि किसी बंदे ने अपने घर का काम खुद कर लिया, कहीं बाहर से करवाता तो एक्सपेंस करना पड़ता, गाड़ी की सर्विस खुद कर ली, गाड़ी को रिपेयर कर लिया, घर का टैप रिपेयर कर लिया, घर का पेंट खुद कर लिया, सेल्फ सर्विस एक्टिविटीज। पोटेंशियल इनकम, पोटेंशियल एक्सपेंडिचर फॉर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड वुमेन, हमारे घरों की जो खवातीन हैं वो जो काम करती हैं, अगर बाहर से करवाएं तो हमें एक्सपेंस करना पड़े तब वो एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, क्योंकि वो घरों में काम करती हैं, उन्हें कैश फॉर्म में पे नहीं किया जाता, तो ये एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड के अंदर नहीं आता। फिर स्मगलिंग, स्मगलिंग से जो माल मुल्क के अंदर आएगा या मुल्क से बाहर जाएगा उसकी वैल्यू
मुल्क में ऐड तो होगी आके, लेकिन इसका हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज है। ठीक, यहां देखिए हम इंपोर्ट्स को माइनस क्यों कर रहे हैं। इंपोर्ट्स को माइनस इसलिए कर रहे हैं कि इंपोर्ट्स की चीजें आपके मुल्क में जरूर आई हैं, सेल परचेज हो रही हैं, लेकिन प्रोडक्शन आपके मुल्क की नहीं है, दैट्स वाई इनको हम माइनस कर रहे हैं। इसी तरह जो एक्सपोर्ट्स हैं ये आपके मुल्क का आउटपुट है, चाहे आपके मुल्क के अंदर नहीं रहा लेकिन प्रोडक्शन आपके मुल्क ने ही की है, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। सो ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं नेशनल इनकम को या जीडीपी को कैलकुलेट करने की, और हमने इनके तीनों के ड्रॉबैक्स भी स्टडी कर लिए। कल इंशाल्लाह इसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे, नेशनल इनकम के कुछ मजीद कंबाइंड ड्रॉबैक्स वगैरह देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह चलेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।